नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि मन की बात कार्यक्रम लोगों को नए कार्य करने एवं समाज के लिए अनेक कार्य करने की प्रेरणा देते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में अनेक क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले लोगों में प्रेरणा मिलती है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल को आगे बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए हैंडलूम एवं अन्य स्थानीय उत्पादों की खरीद पर बल दिया है। 15 अगस्त 2022 को देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में 12 मार्च से देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और अमृत महोत्सव संपूर्ण देशवासियों का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री ने यह बात कही है और यह समय देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने का है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में कारगिल विजय दिवस का भी जिक्र किया। कारगिल विजय हमारे सैनिकों के शौर्य एवं पराक्रम का जीता जागता उदाहरण है। कारगिल युद्ध में उत्तराखंड के अनेक वीर जवानों ने देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी। 26 जुलाई 1999 का दिन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है। लगातार जो मन की बात के माध्यम से वो देश के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो हमसे अनछुए हैं, उन सबको अपनी मन की बात में लाते हैं, वो लगातार उनको प्रोत्साहित करते हैं। और उन्होंने जो कहा कि नमो ऐप के माध्यम से जो भी लोग कुछ नया क्रिएशन करना चाहते हैं, नई एक्टिविटी करना चाहते हैं, नया कुछ काम करना चाहते हैं और सामान्य स्थितियों और सामान्य परिस्थितियों में कुछ अलग करके दिखाना चाहते हैं, तो उसको मन की बात में भी शेयर कर सकते हैं। निश्चित रूप से मन की बात पूरे देश के लिए, सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायी है और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें प्रधानमंत्री जी के मन की बात से वो हम जैसे लोगों के लिए मार्गदर्शन भी करती हैं और सीखने को। पंजाब और राजस्थान के बाद अब उत्तराखंड कांग्रेस में सियासी तकरार देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से हरीश रावत के सीएम चेहरा बनाने के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के बयान के बाद तकरार तेज हो गई है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने बिना समय गंवाए रावत के नाम पर वीटो कर दिया है। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद गोदियाल ने पहला बयान दिया कि कांग्रेस उत्तराखंड में हरीश रावत के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। वही नए नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बयान में कहा है कि पार्टी सामूहिक नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। प्रीतम सिंह का मानना है कि कांग्रेस आलाकमान ने अभी कोई चेहरा घोषित ही नहीं किया है। उनकी राय में चुनाव सामूहिक नेतृत्व में होना है और यदि पार्टी का कोई चेहरा है तो वे सोनिया राहुल हैं। विश्वविख्यात जिम कॉर्बेट का आज 146वां जन्मदिन नैनीताल जिले में काला ढूंढगी के गांव छोटी हल्द्वानी में खुशी के साथ मनाया गया। कॉर्बेट ग्राम विकास समिति के तत्वाधान में आयोजित जन्मदिवस कार्यक्रम में काला ढूंगी कॉर्बेट संग्रहालय में लगी कॉर्बेट की प्रतिमा पर रेंजर नंदन सिंह नेगी व पूर्व एसडीओ सुरेश पंत सहित समिति अध्यक्ष राजकुमार पांडे ने माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। और इस दौरान जिम कॉर्बेट द्वारा काला ढूंगी व कॉर्बेट गांव छोटी हल्द्वानी को दिए गए सहयोग और उनकी सहभागिता के बारे में बताया भी गया। राजकुमार पांडे ने बताया कि कॉर्बेट ने हमेशा उन जानवरों का शिकार किया जो आदमखोर थे या फिर कृषकों की फसल को बर्बाद करते थे। कॉर्बेट एक अंग्रेज होते हुए भी भारत व यहाँ के लोगों से बहुत प्रेम किया करते थे। कॉर्बेट ने ही 222 एकड़ भूमि खरीदकर कॉर्बेट गांव छोटी हल्द्वानी बसाया था। ग्रामीण उनके योगदान को हमेशा याद रखेंगे। वहीं जन्मदिन के अवसर पर मोहन पांडे, वार्डन पूरन सिंह बिष्ट सहित ग्रामीण मौजूद रहे। साहब का 146वें जन्मदिन का उत्सव है। कॉर्बेट साहब 25 जुलाई 1875 में इनका जन्म हुआ था। ये जो घर है ये इनका विंटर हाउस, विंटर में यहाँ रहा करते थे। इससे पहले एक घर इनका अरुणडेल नाम से यहीं कुछ दूरी पर स्थित है और गर्मियों में इनका नैनीताल में आवास था कॉर्बेट साहब का, जिसे आज गर्नी हाउस के नाम से आयारपाटा में स्थित है। कॉर्बेट साहब ने नेचर के बारे में, हम लोगों को नेचर के बारे में सिखाया और कंजर्वेशन की बात, उस ज़माने में कंजर्वेशन की बात कॉर्बेट साहब ने शुरू करी थी जिस ज़माने में कोई सोच नहीं सकता था कि आज
आज हमें 100, 125, 150 साल बाद जाके आज हमें कंजर्वेशन के महत्व को समझना पड़ रहा है। लेकिन कॉर्बेट साहब ने उस ज़माने में कंजर्वेशन की बात शुरू करी थी। आपने ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की स्थापना में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उस वक्त के गवर्नर जनरल वेलकम हेली को आपने प्रेरित किया कि कॉर्बेट वाले एरिया को संरक्षित किया जाए। उस एरिया का नाम शुरुआत में पाटली धूम हुआ करता था, जो आज की तारीख में विश्वविख्यात कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से प्रसिद्ध है। ये जिम कॉर्बेट साहब का जो है 146वां जन्मदिन है, जिसको आज गांव के लोग कॉर्बेट ग्राम विकास समिति के द्वारा जो है मनाया जा रहा है। और इसके हमने कोरोना के दृष्टिगत जो है बहुत कम संख्या में जो है लोगों को ज़्यादा आमंत्रित नहीं किया है, तो और बच्चों का भी ख्याल रखा है कि बच्चों को भी ज़्यादा इसमें हम इन्वॉल्व नहीं किया हुआ है। नहीं तो यहाँ पे काफ़ी भव्य समारोह हम लोग थोड़ा हर साल प्रत्येक वर्ष जो है गांव के लोग मिल के करते हैं। उसका रीज़न ये है कि जिम कॉर्बेट ने ये पूरी ज़मीन जो है गुमान सिंह बरुआ से खरीदी। और खबर अब उत्तराखंड के अल्मोड़ा से है, जहां सांसद अजय टम्टा दौरे पर पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और लोगों की समस्याओं को भी सुना। वहीं सफाई कर्मचारियों के शिष्टमंडल ने सांसद को अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। बता दें कि प्रदेश भर में पिछले एक सप्ताह से कर्मचारी राज्य में ठेका प्रथा, सफाई कर्मचारियों को नायकों के पद को आयोग से हटाने सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर है और इसी मामले में कर्मचारियों ने सरकार से समाधान करने की मांग सांसद से की है। वहीं इस मामले को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन सांसद ने कर्मचारियों को दिया और कहा कि सफाई कर्मचारियों का कोरोना महामारी के रोकथाम में अहम रोल रहा है। वह मुख्यमंत्री से बात कर इनकी मांगों के समाधान के लिए आग्रह करेंगे। सफाई कर्मचारियों के नेता के रूप में हमारे अल्मोड़ा के सभी भाई लोग जिन्होंने वास्तव में कोविड के समय में मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा योगदान किया है और सभी प्रकार के योगदान में उनका सहयोग रहा है। और उनकी 11 सूत्री मांग अभी उन्होंने मुझे दी है। बहुत सारी समस्याएं उन्होंने दी हैं, अलग अलग बिंदु हैं, 11 बिंदु उसमें दिए हैं और उन बिंदुओं पर जैसा मैंने अभी इन्होंने मुझे बताया मौखिक रूप से और लिखित रूप से दिया है, उस अनुसार पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली, ग्रेड पे, एससीपी और संविदा कर्मचारियों के स्थायी नियुक्ति जैसी मांगों को लेकर उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने 26 जुलाई को धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन के सचिव संदीप शर्मा का कहना है कि प्रदेश के कोने कोने से कर्मचारी इस धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे और ऊर्जा भवन तक जुलूस निकालेंगे। उनका कहना है कि अगर सरकार ने उनकी 14 सूत्रीय मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया तो कर्मचारी 27 जुलाई से हड़ताल पर चले जाएंगे। कल ऊर्जा के तीनों निगम के कर्मचारी, अधिकारी, संविदा कर्मचारी और सेल्फ हेल्प के ग्रुप के कर्मचारी प्रदेश के कोने कोने से इकट्ठा होकर जल विद्युत निगम मुख्यालय में होने वाले सत्याग्रह में पहुंचे और वहां से एक विशाल जनसमूह के रूप में रैली करते हुए ऊर्जा भवन पर पहुंचेंगे। इसके बाद भी यदि सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो 27 तारीख की प्रथम पाली से हम हड़ताल के लिए जाने के लिए। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा अब, जिसको देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। जहां एक और बीजेपी ने हाल ही में तीरथ सिंह रावत की जगह पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष, गणेश गोदियाल को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष बना दिया है, जिससे कांग्रेसियों में खुशी का माहौल देखने को मिला। कांग्रेसियों ने ढोल नगाड़ों के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा ने कहा कि उत्तराखंड की जनता को हरीश रावत से गहरा लगाव है। इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी और युवाओं और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 50 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। देखिए, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम सबसे पहले जो कांग्रेस की आला कमान है श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे माननीय राहुल गांधी जी, हम उनका आभार प्रकट कर रहे हैं। और हम सब लोग मैदान हो या पहाड़ हो, गरीब हो, शोषित हो, किसान हो या ये जितना भी बेरोजगार युवा वो खुशी से झूम रहा है।
क्योंकि सबकी चाहत हरीश रावत जी थी। हर आदमी जो है हरीश रावत जी को देखना चाह रहा था। आपने सुना भी होगा, पहाड़ से मैदान तक हमारा रावत आला दोबारा, ये मौन बात है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हाईकमान का। और इसी खुशी में प्रोग्राम हो रहा था। और गणेश गोदियाल जी बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। हमारे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे हमारे प्रीतम सिंह जी, उनको भी नेता प्रतिपक्ष बनाया है। पूरी इतनी समितियां बनाई हैं, पूरी टीम बनाई है। हम सब लोग और सब हमारे बड़े नेताओं के सानिध्य में रहकर हम सब लोग मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी को 2022 में ला रहे हैं। और ये उसी का ही स्टार्टिंग है। लोगों में जोश है, उत्साह है। ये सब लोग खुद अपने मर्जी से चले आ रहे हैं कि हरीश रावत जी आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की टीम को बनाने का काम किया है, वो मैं समझता हूँ बहुत ही मजबूत टीम है। वो 2022 में बहुत अच्छे तरीके से वो काम करेगी। और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, युवाओं का जोश है। और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का जो तजर्बा है, जो उनके जीवन का जो तजर्बा है, वो 2022 में काम आएगा। और हमारे जो और जैसे हमारे प्रीतम सिंह जी थे जो प्रदेश अध्यक्ष थे, वो आज उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जा रहा है, उनको भी हम बधाई देना चाहेंगे। वो उन्होंने भी अपना एक संगठन मजबूत करने का काम किया उत्तराखंड के अंदर। वो संगठन भी 2022 में मजबूती से काम करेगा। और निश्चित रूप से 2022 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पार्टी हाईकमान को, केंद्रीय नेतृत्व को, जिस तरह से उन्होंने निर्णय लिया है इस उत्तराखंड के अंदर, ये बहुत अच्छा। समाजवादी पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतारने के लिए तैयारी तेज कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि यही वजह है कि आज सपा ने देहरादून की जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। और इस मौके पर जिला अध्यक्ष आलोक राय ने बताया कि जल्द ही बूथ स्तर तक की कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। आगामी अगस्त माह में प्रदेश प्रभारी और प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उधम सिंह नगर में होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी राजेंद्र चौधरी और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही राय ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमने आप लोगों के सामने जनपद देहरादून की जिला कार्यकारिणी घोषणा की है। ये 31 सदस्यीय कार्यकारिणी है और अभी इसमें विस्तार किया जाएगा। बहुत शीघ्र ही हम अपने विधानसभा अध्यक्षों की और बूथ स्तर तक के तमाम पदाधिकारियों अध्यक्षों की घोषणा करेंगे आपके सामने। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आगामी माह अगस्त के मध्य में यूपी विधानसभा कब तय होती है, उसके बाद कभी भी हमारी रुद्रपुर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक होने जा रही है, जिसमें हमारे प्रदेश प्रभारी माननीय राजेंद्र चौधरी जी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश पटेल जी, रामू आलूवालिया जी और तमाम लोग उसमें शिरकत करेंगे। और उस बैठक में उत्तराखंड में पार्टी किन मुद्दों को लेकर, किन बातों को लेकर जनता के बीच में जाएगी, कैसे चुनाव लड़ेंगे, इन सब पे मंथन किया जाएगा। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट निर्देश है कि समाजवादी पार्टी 2022 में उत्तराखंड राज्य में सभी 70 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ेगी। बिना किसी गठबंधन के लड़ेंगे, हम अपने दम पे पूरी क्षमता से लड़ेंगे। प्रदेश भर में सफाई कर्मचारियों द्वारा अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और इसी के चलते कार्य बहिष्कार पर गए सफाई कर्मियों की हड़ताल अब भी लंबे समय से जारी है। सफाई कर्मियों की हड़ताल के बाद से ही शहरी क्षेत्रों में न तो कूड़ा उठ रहा है और न ही झाड़ू लग रहा है। ऐसे ही हाल चमोली जिले के थराली नगर पंचायत के भी बीते दिनों से बने हुए हैं, जहां बाजारों में सड़क किनारे लगे कूड़े के अंबार से स्थानीय व्यापारियों के साथ साथ राहगीरों को भी आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सफाई कर्मियों की चल रही हड़ताल के बाद से शहर में लगे कूड़े के ढेर को हटाने के लिए रविवार को खुद ही नगर पंचायत अध्यक्ष दीपा भारती ने मोर्चा संभाल लिया। नगर पंचायत अध्यक्ष दीपा भारती के साथ पार्षदों ने भी शहर में झाड़ू लगाने के साथ ही कूड़े के ढेर को शहर से हटाने में सहयोग किया। और इसके साथ ही समाज सेवी किशन सिंह दानू ने भी सफाई अभियान में आगे आकर स्वच्छ थराली स्वच्छ भारत का संदेश दिया। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि कम से कम हमको एक श्रमदान करने का मौका मिला दीपा देवी भारती जी के नेतृत्व में। और पूरे थराली में हम ये बाजार में ये झाड़ू लेकर गलचा लेकर ये सफाई अभियान करेंगे।
और एक संदेश देंगे कि पूरे उत्तराखंड में हम इस तरीके का माना स्वच्छता अभियान स्वयं अपने आप और बाकी दुकानदार जो भी हैं वो अपने दुकान के आगे डस्टबिन या कनिस्टर रखें ताकि गाड़ियों में डालें और स्वच्छता अभियान को हम सफल बनाने का प्रयास करें। पूरे देश में कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, तो जब तक इनकी हड़ताल खत्म नहीं हो जाती तो हम नगर पंचायत कॉलोनी में स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें हमारे चारों सभासद और हमारे व्यापार संघ के अध्यक्ष और उनके सारे व्यापारी और ग्रामीण और हमारे सभासद और मंडल अध्यक्ष महामंत्री इन लोगों ने सबने हमें अपना सहयोग दिया और हमने फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। धर्म नगरी हरिद्वार में क्षेत्र में एक व्यक्ति के लात, घूंसों और चप्पलों से मारे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र के भीमगोड़ा बैरियर पर कुछ लोग एक व्यक्ति को बुरे तरीके से मार रहे हैं। हालांकि व्यक्ति की पिटाई के समय पुलिस कर्मी भी मौके पर मौजूद रहे, लेकिन मूक दर्शक बनकर खड़े रहे। वहीं इस मामले में हरिद्वार के एसएसपी का कहना है कि एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसकी कार्रवाई के लिए पुलिस को निर्देशित कर दिया गया है। तो वीडियो को संज्ञान में आया है। मैं अभी तक वीडियो को देखा नहीं, लेकिन हमने हमारे सीओ साहब को जो है विधिवत कार्रवाई करने के लिए आदेशित कर दिया। तो वहीं बड़कोट थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल आपको बता दें कि बड़कोट थाने क्षेत्र के पुलिस ने स्मैक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना बड़कोट में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस उपाधीक्षक अनुज ने जानकारी देते हुए बताया कि उप निरीक्षक बलबीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम नियमित गश्त पर थी। देर रात को शुरू खेत के पास एक युवक संदिग्ध हालत में पाया गया और जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से स्मैक बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान विजय सिंह भंडारी पुत्र रणवीर सिंह निवासी ग्राम डंडाल गांव बड़कोट के रूप में की गई है। थाने के प्रभारी निरीक्षक अजय सिंह ने कहा कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। थाना बड़कोट के अंतर्गत नाइट चेकिंग के दौरान जो नाइट चेकिंग टीम है उसको एक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थितियों में घूमता हुआ मिला, जिसकी जब नियमानुसार तलाशी ली गई तो उसके पास 5.18 ग्राम स्मैक पाई गई। उक्त व्यक्ति के विरुद्ध एनडीपीएस की धारा 8/21 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उससे गहन पूछताछ की जा रही है। तो राज्य सरकार की हर गांव को सड़क से जोड़ने की पहल पर आज अल्मोड़ा नगर से लगे मालगांव को जोड़ने वाले मार्ग की लंबे समय से गांव वालों की मांग पूरी हुई है, जिसका आज अल्मोड़ा विधायक व विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान, सांसद अजय टमटा ने शिलान्यास किया, जो अल्मोड़ा के करबला में मालगांव करीब 4 किलोमीटर लंबी है। बता दें कि सड़क का शिलान्यास तो किया, पर शिलान्यास पर नए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की जगह पुराने सीएम त्रिवेंद्र सिंह का नाम ही अंकित रहा और वहीं इस मार्ग से लगे देवली के ग्रामीणों ने इसका विरोध भी किया। उन्होंने विधायक व सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर दी और कहा कि इस नए मोटर मार्ग से 100 मीटर दूर उनके गांव को छोड़ दिया गया, जिसका वो विरोध करते हैं। आनंद फानन में सांसद अजय टमटा ने देवली गांव के ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, पर ग्रामीण नहीं माने। हमारे कर रहे हैं सर, ये सड़क जारी सर, इसकी हमें कोई सूचना नहीं मिली, कोई अनुमति वो नहीं लिया गया। और बीच हमारे ही जो है जो इसमें पहले यहाँ का जो निर्णय हुआ था ये होता करबला टू माल, तो सर इन टाइम पे ये हमारे ही फॉरेस्ट है, ये कंपाउंड नंबर 3 से डाली जा रही है, इसलिए हमारे गाँव की आम जनता को क्या सभी को परेशानी हो रही है, इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा सर। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है या तो फिर ऊपर तक ये ऊपर तक हमारे 1 किलोमीटर और दिया जाए हमको, और या फिर इसको समाप्ति किया जाए। मैं मालगांव को ये रोड जाना था, मालगांव की रोड जाने के लिए आज हमारी उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस और उसमें हमारा रोड कटिंग का टेंडर, उसके बाद काम चल रहा है। देवली वालों का कहना है कि 100 मीटर का पैच है, थोड़ा सा रोड को घुमा दे, क्योंकि उस 100 मीटर में भी कुछ पेड़ हैं, उसकी भी फॉरेस्ट क्लियरेंस मैंने बोला है ग्राम प्रधान जी को और सरपंच जी को,
कि वो एक प्रस्ताव मुझे दे दें और उस प्रस्ताव में भी हम फॉरेस्ट क्लियरेंस लेते हैं। हमारे लिए कोई ऐसी टेक्निकली प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरफ से रोड जा सकती है, ऐसी कोई समस्या नहीं। ऐसा नहीं है, ये देखो मोटर मार्ग का जो निर्माण आज हुआ है, मैंने कहा कि आज़ादी के बाद 75 साल हमको आज़ादी भैया हो गए हैं और ये जिला मुख्यालय के नाक के नीचे हमारा मालगांव है। और मालगांव कोई छोटा गांव नहीं है, बहुत बड़ा गांव है और बहुत खड़ी चढ़ाई इस गाँव के अंदर है। तो हमारा जो उत्पादन वाले क्षेत्र थे, जो हमारे गाँव मालगांव में पशुपालन का काम बहुत अच्छा होता है, सब्जी उत्पादन का काम होता है, बहुत अच्छी सब्जी, हमारे जैविक सब्जी वहाँ पैदा होती है। तो माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवान शांति को सर से ढोना पड़ता था और लगातार उनकी मांग मालगांव में रोड बनाने की थी। और तो सौभाग्य हमको मिला, आज हमारे सांसद जी का बड़ा सहयोग उसमें मिला और लगातार उनका भी निर्देश था कि मालगांव में रोड बनाओ। तो आज ये रोड का शिलान्यास हो रहा है, 4 किलोमीटर मोटर मार्ग। बीते कुछ दिन पहले ऋषिकेश में कुछ लोगों द्वारा एक विधवा महिला के घर में घुसकर लात, घूंसों और लाठी डंडों से मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था और उक्त घटना में एक 2 महीने की गर्भवती महिला के भी चोट आई थी। महिला के पेट में तेज दर्द हो रहने के कारण करीब 4 दिन बाद सरकारी डॉक्टर की सलाह पर महिला का अबॉर्शन कराया पड़ गया और जिसकी तहरीर पर महिला द्वारा IDPL पुलिस ऋषिकेश को दी गई। लेकिन ऋषिकेश पुलिस ने आज तक इस मामले के पर कोई कार्रवाई नहीं की और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। आरोपी महिला को डरा धमका रहे हैं, लेकिन पुलिस मूकदर्शक बनी तमाशा देख रही है। और इसी कड़ी में हिंदू जागरण मंच ने इस मामले को कार्रवाई न होने से नाराजगी जताते हुए लक्सर के बालावली तिराहे पर प्रशासन का पुतला फूंका। हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ताओं ने बताया कि यह घटना से हिंदू जागरण मंच पूरी तरह नाराज है। हिंदू जागरण मंच कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर मामले में पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं करती है और इन लोगों को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजती है तो हिंदू जागरण मंच प्रदेश भर में जाम लगा देगा और जिसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। इसी केस में कुछ समय पहले एक विधवा महिला है, उसके घर पर जाके कुछ विधर्मियों ने मारपीट की, घुसपैठ की और तोड़-फोड़ की, जिसके कारण उसकी महिला की जो बेटी थी, जो गर्भवती थी, उसका गर्भपात हो गया और उन्होंने जो तहरीर पुलिस में दी, उसकी तहरीर के आधार पर भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। हिंदू जागरण मंच पूरे प्रदेश में पुतला दहन के बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरने में बैठेगा और पूरे प्रदेश को जाम कर देगा। हिंदू जागरण मंच जो है इन पुलिस प्रशासन की जो गलत नीतियों के कारण जो है उस औरत का नुकसान हुआ है और उसका गर्भपात किया गया और उसकी रिपोर्ट भी गलत नहीं की है पुलिस वालों ने। उनके खिलाफ पूरा प्रशासन जो लगा हुआ है उन्हें बचाने के लिए हिंदू जागरण मंच जो है उनकी जितनी भी। ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र से एक 12 वर्षीय बच्चे के अपहरण होने से परिवार में खौफ का माहौल बन गया है। वहीं अपहरणकर्ता ने बच्चे को रिहा करने की एवज में 15 लाख की फिरौती मांगी है। फिरौती का फोन आने से परिजनों में कोहराम मच गया है। कुछ ही देर में मामला कोतवाली पहुंचा तो पुलिस और SOG की टीम अलर्ट हुई। उत्तर प्रदेश के बिजनौर पुलिस को भी जानकारी देकर अलर्ट किया गया है। नतीजन चंद घंटों में ही पुलिस ने अपहरणकर्ता को धामपुर से गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से बच्चे को भी सकुशल बरामद कर लिया गया है। ऋषिकेश पुलिस और SOG की टीम नाबालिग को सकुशल लेकर धामपुर से ऋषिकेश पहुंच चुकी है और वहीं मामले में बिजनौर के SP और देहरादून के SSP ने अपनी टीमों की पीठ थपथपाई है। पुलिस पर सूचना आई थी कि एक नाबालिग बच्चे को जो भट्टोवाला श्यामपुर क्षेत्र में रहने वाले हैं, उनके यहाँ काम करने वाला जो उनको पहले से जानता था, उनके यहाँ लेबर का काम, मिस्त्री का काम कर चुका था, वो वो ले गया है और वो पैसे की मांग कर रहा है। तो जानकारी करी और उसके सामने पुलिस ने अपने सर्विलांस टीम को, अपने SOG देहात को पुलिस टीम में लगा के SSP साहब और SP देहात और CO ऋषिकेश साहब के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया और इसका लोकेशन हरिद्वार से आगे नजीमाबाद और उधर बिजनौर की तरफ, धामपुर की तरफ आया। टीम हमारे पीछे लगी हुई थी। इसका हमने तुरंत वहाँ CO धामपुर हैं श्री अजय अग्रवाल साहब, उनसे संपर्क किया। उनके द्वारा भी चेकिंग की गई तो ये जो बस की चेकिंग में ये पाया गया, तो बच्चे को हमने सकुशल बरामद कर लिया था और अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है
और ये उसे पूछताछ में ये पता लगा था कि मंदी के चक्कर में वो सोच रहा था कुछ पैसा ही मिल जाए। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।